नमस्ते। मेरे साथ आज गुरदीप सिंह सप्पल साहब हैं। गुरदीप सिंह साहब को मैं कुछ दिनों से कोशिश कर रहा था कि आपसे बातचीत कर लूं। उसके कई कारण थे। गुरदीप सिंह सप्पल साहब चूंकि हम ही लोगों के माध्यम से आते हैं, मूल रूप से मीडिया से निकले हुए एक राजनेता। ये आप सबको पता है, मैं इसलिए उस बैकग्राउंड में नहीं जा रहा हूँ। सप्पल साहब, मैं शुरुआत इसी से कर रहा हूँ, जैसा आज पूरा देश सब चीजों का दोषी कांग्रेस को मानता है। अगर मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो प्रश्न हम आप ही से पूछते हैं। अगर पार्लियामेंट नहीं चली तो प्रश्न, तो मैं उसी तरह से कल इलेक्शन कमीशन ने जब अनाउंस किया इलेक्शन, तो मुझे तीन प्रश्न है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, राजनेता के तौर पे भी और कांग्रेस पार्टी। एक तो इलेक्शन कमीशन ने जो कल दलील दी है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, ये बहुत लचर दलील है। मैं एक प्रश्न, ये पहला मेरा प्रश्न है, मैं एक साथ तीनों कर ले रहा हूं, फिर एक साथ आप जवाब। फिर दूसरा, कल जो इलेक्शन कमीशन के जो राजीव कुमार साहब ने ईवीएम पे उन्होंने जिस तरह की बात कही, और वो पूरे टाइम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आड़ में अपने अपनी जवाब देते रहे। और मुझे एक चीज जो खराब ये लगी कि कोई आईआईटी के कुछ इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ईवीएम को लेके उनके मन में कुछ दुविधा है। अब उनके लिए वो कहने लगे कि डिब्बा लेके लोग बैठ जाते हैं, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, सोशल। अरे भाई, इस देश का अगर एक सबसे अनपढ़ व्यक्ति को भी अगर कोई ईवीएम नहीं किसी भी चीज में है तो उसका हक है ये समझने का। और आप, अगर आप विपक्ष में है, पक्ष में है और सरकार में है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि उसको सेटिस्फाई करें। और अंतिम बात मैं इसलिए करूंगा कि वो कैसे इसको कह सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कल फ्रीबीज की बात कही, उन्होंने कहा हम बहुत विजिलेंट रहेंगे, और पास्ट में हम विजिलेंट रहे हैं। और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा लिकर, कैश, साड़ी, कुकर और सिलाई मशीन ये बांटी जाती है। मैं जरा आपसे पूछूं, उन 2004 में मैं लखनऊ में रहता हूं, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनका एक चुनाव की एक सभा हुई थी जिसमें वो खुद नहीं मौजूद थे, साड़ी बांटी गई थी। उनके जो वो थे, वो लालजी टंडन कैसे? साहब थे, हालांकि बाद में कहा गया 5 मिनट पहले चले गए। मैं जरा आपसे भी पूछा, क्योंकि जब सारे लोग आप ही से प्रश्न कर रहे हैं तो मैं आपसे भी कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? 21 महिलाएं मरी थी, दब के मर गई। तो इलेक्शन कमीशन का उसके पास कोई जवाब नहीं। तो मैं तीनों चीजें, जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, ईवीएम को लेकर अगर किसी के मन में दुविधा है तो वो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और ये जो इस तरह के लोग, जब बांटी गई आपने साड़ी और लोग मरे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये प्रश्न भी मैं आप ही से आज पूछ ले रहा हूँ सफल साहब। ये सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन के सवाल का जवाब देता हूं। लोकतंत्र का और इलेक्शन कमीशन का सीधा संबंध होता है आनंद जी, क्योंकि लोकतंत्र तभी तक जिंदा है जब तक इलेक्शन कमीशन सक्षम है और निष्पक्ष है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ चुनाव कराने की नहीं होती है, उसकी जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से ये भी है कि लोगों के अंदर ये विश्वास जगे कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड में हो रहे हैं और सबको बराबर का मौका मिल रहा है। जब हम ईवीएम की बात उठाते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई ईवीएम के बारे में हमको आपसे मिलना है, तो इलेक्शन कमीशन की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि उन सवालों का जवाब दे। वो शेरो शायरी पढ़कर उसको खारिज नहीं कर सकते। पूरे विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने टाइम मांगा, कई महीने हो गए, 7 महीने हो गए। हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड सिंपल सी थी कि लोगों को ये विश्वास नहीं है कि ईवीएम निष्पक्ष है। इसकी जांच तो आप करवाइए, क्योंकि केवल आप करवा सकते हैं, कोई व्यक्तिगत रूप से, कोई प्राइवेट रूप से उसकी जांच नहीं कर सकता, क्योंकि कोड हम किसी के पास नहीं होता है, वो पूरा का पूरा सिस्टम किसी के पास नहीं होता है। दूसरा हमारा ये कहना था कि अगर आप जांच जब तक करवाए, केवल इतनी सलाह मान लीजिए कि जो वीवीपैट की स्लिप प्रिंट होती है और डिब्बे में सीधा गिरती है वीवीपैट बॉक्स के अंदर, वो हाथ में वोटर के दे दीजिए और वोटर उसको बैलेट बॉक्स में डाल दे। इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई बड़ी तामझाम चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो बॉक्स ऑलरेडी है, केवल स्लिप हाथ में आनी है और उसी बॉक्स में जानी है। और जहां पे शिकायत हो वहां पे सारी वीवीपैट स्लिप्स को काउंट कर लीजिए। अब इतनी जेन्युइन डिमांड को भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना और मिलने तक का टाइम नहीं दिया। और ये इलेक्शन कमीशन कमिश्नर को ये सोचना है कि वो किस संस्था में बैठे हैं आनंद जी। मैं बहुत देश के लोगों को शायद ये मालूम नहीं है
कि इस देश में लोकतंत्र पाला पोसा कैसे गया। 1952 में जब पहले चुनाव हुए तो सुकुमार सेन इलेक्शन कमिश्नर थे। तब क्या हुआ, इस देश के अंदर 85% लोग वो थे जो अनपढ़ थे, गरीब थे, जिनको पहली बार इतिहास में वोटिंग का हक मिला था, जो महिलाएं थी जिनको इतिहास में पहली बार वोटिंग का हक मिला था। 85% जनता को ये मालूम ही नहीं था कि वोटिंग चीज क्या होती है। 85% जनता निरक्षर थी, वो नाम नहीं पढ़ सकती थी कैंडिडेट का। आप एक नया मुल्क बने थे, आपके पास ब्यूरोक्रेसी नहीं थी जो गांव गांव बैलेट बॉक्स लेके जाती। आपके पास ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी नहीं थी जो कि उस 85% निरक्षर जनता को समझा पाती कि ये चुनाव है, इसमें आपका वोट का अधिकार है। उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर ने कितने काम किए, गांव गांव पहुंचे, 5 लाख लोगों को ट्रेन किया गया, नए नए कॉन्सेप्ट निकाले गए कि अगर लोग पढ़ नहीं सकते तो सिंबल होना चाहिए। सिंबल पहली बार भारत में आया, पूरी दुनिया में सिंबल का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जब ये हुआ कि हमारे यहाँ कास्ट का इशू बहुत है, डोमिनेंट ग्रुप का इशू बहुत है, लोग वोट नहीं डालने देंगे, मल्टीपल वोट डालेंगे, तो पहली बार वो इंक का फॉर्मूला लाए। इंक का फॉर्मूला लोगों को चुनाव का अधिकार देने की बात, उस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पूरा सिस्टम कुछ ही महीनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ने बनाया। वहां से इस देश के अंदर लोकतंत्र पनपना शुरू हुआ, क्योंकि उसके पहले पूरी दुनिया में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कहीं था ही नहीं। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मतलब हर व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, चाहे वो आदमी है या औरत है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, चाहे उसके पास जमीन है या नहीं है, सबको अधिकार मिला। उस इलेक्शन कमीशन ने देश में लोकतंत्र को पाला पोसा और उसकी जड़ें जमाई। आज इलेक्शन कमीशन केवल इतनी सी बात नहीं मानेगा कि वो विपक्ष के डेलीगेशन से मिले और उसके बदले में उनका मजाक उड़ाएगा। जहां इलेक्शन कमिश्नर ने शेर पड़ा, उनकी निष्पक्षता के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी से नहीं है, सवाल उस व्यक्ति से है जो पंच की उस कुर्सी पे है। हमारे देश में पंच की परंपरा है, प्रेमचंद की कहानी भी है, पंच परमेश्वर स्पिरिट को कैप्चर करती है कि जब आप कुर्सी पे बैठते हैं तो आपको पंच परमेश्वर होना है। उन्होंने कह दिया बड़ी बात कि हमारा पूरा ध्यान रहेगा फ्री बीस पे। इन्हीं इलेक्शन कमिश्नर के दौरान मैं तेलंगाना में इलेक्शन, जब बाई इलेक्शन हुआ था मनुगोड का 1 साल पहले, सोने के सिक्के बटे थे टीआरएस और बीजेपी के कैंडिडेट्स द्वारा। साड़ी की और सिलाई मशीन की बात तो आनंद जी बहुत पुरानी हो गई, सोने के सिक्के एक्चुअल में बांटे गए थे। अब कोई कहेगा इसका प्रूफ नहीं है, वहां पे जाके बात कीजिए, पूरी जनता को मालूम है। तो सवाल ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कह क्या रहा है, इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि चुनाव के अंदर वो विश्वास जगाए लोगों के अंदर कि हाँ, हम एक लोकतांत्रिक देश के वोटर हैं और हमारे वोट की रक्षा करने के लिए एक इलेक्शन कमीशन नाम की संस्था है जो किसी के भी दबाव में नहीं आएगी, जैसे कि पहले नहीं आई। और लोग बहुत बोलते हैं, क्योंकि मैंने इतिहास में चला गया, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया आपने पूछा, तो ये इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी के टाइम पे बना, उसको पूरी सुविधाएं दी। जब वो पूरा दौर हो गया और फिर कुछ इसको और मजबूत करने की बात आई, तो 89 के अंदर राजीव जी ने इसको 3 मेंबर का बनाया, इसका दर्जा चेंज किया, स्टैट्यूटरी दर्जा दिया। उसके बाद जब वीपी सिंह की सरकार आई, यही भारतीय जनता पार्टी समर्थक, तो उन्हें 3 इलेक्शन कमिश्नर को बर्खास्त करके फिर एक पे चले गए थे। और फिर जब नरसिम्हा राव जी की सरकार आई कांग्रेस की, तो इस स्वरूप में इलेक्शन कमीशन को बनाया गया कि 3 लोग रहें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक काम जज का भी होता है, कोर्ट का भी होता है, और एक व्यक्ति कोर्ट का नहीं हो, एक जज की बेंच बैठे, इसलिए 3 थे। तो कांग्रेस पार्टी ने समय समय पे मजबूत भी किया, समय समय पे लेके भी चले आगे। अब ये इलेक्शन कमीशन को साबित करना है, ये हमको साबित नहीं करना है, क्योंकि 140 करोड़ के देश में अगर जनता जिस दिन उसका विश्वास उठ गया आनंद जी, वो दिन डराने वाला होगा हम सबको। और हम कांग्रेस पार्टी के तौर पे कभी नहीं चाहते कि कभी ऐसा दिन आए कि जनता का चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठ जाए। चपल साहब, मैं एक चीज इसलिए क्योंकि मैं सामूहिक रूप से अपने को भी जिम्मेदार मानता हूँ जम्मू कश्मीर के साथ जो हम लोग कर रहे हैं, तो उस पर भी एक टिप्पणी आपकी चाहूँ। जम्मू कश्मीर को आप कैसे कह सकते हैं कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते? आनंद जी, पूरा इलेक्शन में 370 सीट का टारगेट क्यों रखा? ताकि लोगों को ये याद करा सके प्रधानमंत्री हमारे
कि 370 धारा हमने हटा दी, और हटाने के लिए क्या बोलते हैं कि वहां शांति हो गई, वहां पे डेवलपमेंट बहुत हो गया, वहां पूरा सिस्टम सुचारू चल रहा है। तो कल इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री की बात को झुटला दिया, देश के गृह मंत्री की बात को झुटला दिया, जब उन्होंने ये बात कही कि स्थितियां ऐसी नहीं है कि एक साथ चुनाव करा सके, और 6 सीट पे 6 फेज पे चुनाव हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि देश की जनता के सामने सच्चाई सामने आ गई है कि एक राज्य जो भारत का सबसे संवेदनशील राज्य है, और ये कहना गलत है कि वो राज्य कांग्रेस पार्टी के टाइम पे उसमें कोई केंद्र का कंट्रोल नहीं चलता था। हमने हमने टेररिज्म से लड़ा, कि केवल बीजेपी ने पहली बार नहीं लड़ा है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये रहा, क्योंकि आपने सवाल यहां से शुरू किया कांग्रेस ने क्या किया। टेररिज्म आनंद जी पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में रहा, लेकिन शांतिपूर्ण व्यवस्था के अंदर, बिना मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर टेररिज्म कई जगह से भारत ने खत्म किया। पंजाब का टेररिज्म खत्म हुआ, मिजोरम से खत्म हुआ, असम से खत्म हुआ। ये पूरी दुनिया में अकेला उदाहरण है जहां पे लोकतांत्रिक सरकार ने शांतिपूर्ण समझौते करके और पुलिस के बल को मजबूत करके जड़ से आतंकवाद को खत्म कर दिया। वही कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर के अंदर भी धीरे धीरे करके स्थिति सुधार दी थी। आपके जितने लोग इस समय दर्शक हैं, उन सब के कोई ना कोई जानने वाला 2011, 12, 13 में कश्मीर घूमने जरूर गया होगा। फेसबुक पे उनकी आज भी फोटो पड़ी होंगी। वहां पे टूरिज्म फलने फूलने लगा था। वो डेवलपमेंट इंडेक्स में देश में शुरू के 10 स्टेट के अंदर कश्मीर आता था। कश्मीर की हालत खराब नहीं थी, वहां बम विस्फोट बंद हो गए थे। इनके टाइम में दोबारा शुरू हुए, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है जो आर्मी बेस कैंप में हुई है। 11 से 14 के बीच में कश्मीर में स्थितियां धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगी थी। राहुल गांधी कश्मीर की यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों से मिलकर भाषण देते हैं, वहां इंडस्ट्रीज लेके जाते हैं। आज हम इस बात को कैसे भूल जाएंगे। वहां से आपने स्थिति यहां पे ले आए कि हम 80s के दशक में पहुंच गए, जहां पे चुनाव कराना वो एक असंभव कार्य लग रहा था। 80 के दशक में ये स्थितियां बनी थी, जिया हुलक का जब टाइम था और वहां से आईएसआई से सपोर्ट मिला था, तब ये स्थितियां बनी थी। कांग्रेस पार्टी वहां से यहां तक लेके आई थी कि कश्मीर में चुनाव समय पे होते थे, पूरे कश्मीर में होते थे, सुचारू रूप से सरकार चलती थी। और ये अपने एडवेंचर के कारण वहां ले आए कि धारा 370 के नाम पे वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन वहां पे धारा 370 के नाम पे चुनाव कराने की हिम्मत नहीं बची है। और केवल कश्मीर वैली में नहीं, जम्मू में भी नहीं बची है। जम्मू की भी 2 सीटों में एक साथ चुनाव नहीं करवा पाए, लद्दाख में भी एक साथ चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं ये लोग। जी सफल, मैं अब एक मुख्य उस पे आ जाऊं, क्योंकि लोगों का अब इंटरेस्ट हो गया है चुनाव। अब तो चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, एक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं भी थोड़ा ये हूं कि फोकस कहाँ होना चाहिए। मैं अपनी प्रायोरिटी 6 बता दे रहा हूं, और फिर आपसे जरा ये बता दूं कि इसमें आपके हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5 आप कैसे करेंगे। मैं जो मेरे हिसाब से जो 6 चुनावी मुद्दे हैं मेरी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज में, वो बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना, किसान का एमएसपी, 5वां इलेक्शन बॉन्ड्स जो भ्रष्टाचार को करता है, और 6ठा फिरका परस्ती को, जो कम्युनल हार्मनी जो हमारे यहाँ। मैं आपसे जरा समझना चाहूंगा कि आप इसकी प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप स्टैंड अलोन देखिए तो सब इंपॉर्टेंट है। कम्युनल हार्मनी अगर है तो उससे बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। इन 6 चीजों को आप ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में कैसे करेंगे। आनंद जी, सबसे पहली चीज बेरोजगारी है। उससे बड़ा मुद्दा देश में आज है नहीं। युवा जो है वो बेकार बैठा है, उसके पास काम नहीं है। काम जिनके पास है भी, तो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। मीडिया के हम बात करते हैं, क्योंकि एक मैं इंटरव्यू मीडिया के आपके चैनल को दे रहा हूं। 2004 के अंदर जिन लोगों की तनख्वाह 5 या 7 हजार थी, 2014 तक आते आते वो 35,000, 40,000 तक पहुंच गई थी। तनख्वाहों में 5 से 10 गुना की वृद्धि हुई थी 10 साल के अंदर, कांग्रेस गवर्नमेंट थी। और जो 14 में जिसकी तनख्वाह 40,000 थी, आज वो 40-45,000 पे अटका हुआ है। 10 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, 10 साल से रोजगार नहीं मिला लोगों को। सिर्फ प्राइवेट तनख्वाहें नहीं, सरकारी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ी हैं। कोई कमीशन नहीं आया था पे का। इनकम टैक्स की छूट नहीं बढ़ी। 2014 में अगर 30 लाख का ब्रैकेट 30% का ब्रैकेट 10 लाख का था, तो 2024 में भी 30% का ब्रैकेट 10 लाख है।
और हमारे टाइम में क्या हुआ था, 2004 में जब आए थे तो 2.5 लाख था, 14 में गए तो 10 लाख था, 4 गुना ब्रैकेट बढ़ा। तो मिडिल क्लास के लिए दिक्कत। प्रोपेगेंडा में हम लोग ये भूल रहे हैं कि ये 10 साल में खोया क्या है। हमने अपनी इनकम की बढ़ोतरी खोई है, हमने रोजगार खोया है, हमने वो जो पैसे का इस्तेमाल अपना व्यक्तिगत रूप से करना था टैक्स देने के बाद, वो पैसा हम खो रहे हैं, हर व्यक्ति ये खो रहा है। तो हमारी नजर में पहला मुद्दा वो बेरोजगारी है। लेकिन बेरोजगारी सीधे सीधे जुड़ी है इसकी सरकार की नीतियों से, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने जाहिर किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा केवल भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी क्यों हो रही है? क्योंकि तमाम पैसा कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो रहा है, और वो केंद्रित करने के बदले में बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। कई लोगों ने अभी कहा कि इसमें लिस्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड में अंबानी अडानी तो है ही नहीं। तो मैं मजाक में उनसे ये कह रहा था कि अंबानी अडानी हो कैसे सकते हैं? हमारा तो आरोप ये कि वो सरकार उनको पैसा दे रही है, बाकियों से तो ले रही है, उनके पास तो सारा पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये सरकार, इसने जो पूरा सिस्टम इलेक्टोरल बॉन्ड का बनाया, उससे करप्शन को एक किस्म से उन्होंने एक लीगलाइज्ड हिडन वे दे दिया, और इसी वजह से देश के अंदर जो कंसंट्रेशन हुआ है धन का, पूंजी का, उसका सीधा सीधा असर हुआ है कि देश में रोजगार नहीं है। रोजगार ऐसा थोड़ी है कि इस देश के अंदर बिना वजह खत्म हो गया है। तो ये सरकार की पॉलिसी की बात है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये करप्शन का मुद्दा है। और करप्शन, क्योंकि मोदी जी बार बार ये कहते थे कि 10 साल में कोई मुद्दा नहीं आया करप्शन का। अरे मुद्दा इसलिए नहीं आता है क्योंकि जब करप्शन का मुद्दा होता है तो आप चर्चा ही नहीं करते, आप किसी की जिम्मेवारी तय नहीं करते, आप पूरे मीडिया को ऑर्डर कर देते हैं कि इस पर चर्चा नहीं हो। इलेक्टोरल बॉन्ड में एक आध चैनल को छोड़ के कोई टीवी चैनल बात नहीं करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर प्रधानमंत्री की जबान से एक शब्द नहीं निकलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ बोलेगी नहीं। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे भ्रष्टाचार का मुद्दा, इस देश के अंदर पिछले 5 साल के अंदर करीब 40 पुल टूटे हैं। एक पुल टूटना लोग सदियों याद, दशकों याद रखते थे, चर्चा होती थी। तो पुल क्यों टूट रहा है? करप्शन है ना। जो पुल 70 साल, 80 साल, 90 साल के लिए बन रहा है, वो अगर टूट रहा है कुछ ही महीनों में या कुछ ही साल के अंदर, जो इनके बनाए हुए पुल हैं, तो करप्शन की चर्चा नहीं होती है, कभी किसी की जिम्मेदारी नहीं। आपने सुना है कि पिछले 5 साल के अंदर किसी पे एक्शन लिया गया हो इन करप्शन के इश्यूज के लेके? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भ्रष्टाचार का इशू है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने साबित किया है। मोदी जी लाल किले से बोलते थे, आनंद जी, कि मैंने शेल कंपनियां खत्म कर दी। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं कि जिनका गठन इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद हुआ है। 5 करोड़ की पेड अप कैपिटल है सबकी मिला के, और 250 करोड़ रुपए आप सरकार या किसी भी पार्टी को दे रहे हैं, 250 करोड़ रुपए। तो ये तो तय बात है कि ये फर्जी कंपनियां हैं, ये शेल कंपनियां हैं। इसके ऊपर कोई जांच हुई? आपने कहा मैंने 2 लाख कंपनियां बंद कर दी। और केवल ईडी सीबीआई की बात नहीं कर रहा हूं आनंद जी, आपके दर्शकों को बताऊंगा कि पूरा बैंकिंग सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। हर हफ्ते बैंकों से बड़े ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट जाती है। हमारे देश में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट है, एसएफआईओ है, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की यूनिट है। वो क्या कर रही थी इतने साल से? अगर उनको दिख रहा था कि कोई कंपनी जिसका कि पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है, 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, और वो 100 करोड़ के बॉन्ड दे रही है, उसको पकड़ा क्यों नहीं? वो सब संस्थाएं क्या कर रही थी? वो सो रही थी क्या? अगर कोई एक दुकानदार इस देश के अंदर अगर कोई एबनॉर्मल पेमेंट करता है, तो ये संस्थाएं उनके घर पहुंच जाती हैं, उनके दुकान पे पहुंच जाती हैं। आप पूरे देश के दुकानदारों से बात कीजिए, त्रस्त हैं वो इन एजेंसी से। लेकिन जो करोड़ों करोड़ों के बॉन्ड दे रही थी, उनके यहां कोई नहीं पहुंचा। तो सवाल ये है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू इसलिए बड़ा इशू है। तीसरा इशू जो आपने बोला, निश्चित रूप से एमएसपी का है। इसलिए कांग्रेस पार्टी गारंटी दे रही है कि हम एमएसपी के अधिकार को लीगल बनाएंगे। हमारी घोषणा में आया है, किसान न्याय में हमने घोषणा की है कि एमएसपी को लीगल बनाएंगे। और सिर्फ एमएसपी की बात नहीं है, पहली बार किसानों के प्रोडक्ट्स के ऊपर, इंप्लीमेंट्स के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है। किसानी जो है वो फायदे का धंधा नहीं हो रही है, रेट बढ़ रहे हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, उस सब के लिए हम बात कर रहे हैं। आपने बात बोली महंगाई की। महंगाई, महंगाई, जाति जनगणना और फिरका परस्ती, ये 3 और रह गए।
जाति जनगणना पे पिछले 2 साल से उदयपुर चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से स्टैंड ले रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, और स्टैंड हमने सिर्फ अब नहीं लिया है। 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ट्रिपल टेस्ट का, और उन्होंने कहा था कि अगर क्वांटिफाइड डेटा नहीं होगा तो चुनाव के अंदर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, और तब हमने ये सर्वे कराया था जिसकी की रिपोर्ट 2014 में बन गई थी। तब तक हमारी सरकार चली गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल से जातीय जनगणना की 2011 की रिपोर्ट को आगे नहीं लाए, और ये तय बात है कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगी तो कई सारे इश्यूज आएंगे आनंद जी। एक, ये केवल वक्त की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट को आधार बना के, जो उसका पुराना वर्डिक्ट है जिसके तहत उन्होंने मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी चुनाव में आरक्षण रोका था, महाराष्ट्र में आरक्षण रोका है, कर्नाटक में आरक्षण रोकने की बात की थी, वो आरक्षण छिन जाएगा ओबीसी का, पहली बात। दूसरी बात, देखिए राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे हैं कि ओबीसी सेंसस क्यों चाहिए। हम लोग को 75 साल हो गए आजाद हुए। आजादी के वक्त पे 85% लोग अनपढ़, लगभग 93% लोग गरीब, और 92% टोटल पॉपुलेशन का 85% उसका ये अनपढ़ थे, और ये ज्यादातर वो जातियां भी थी जो कि कभी जिनको ऐतिहासिक रूप से पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला था। अगर डॉक्टर अंबेडकर पढ़े तो आज याद किया जाता कि वो पढ़ाई कर पाए। उनकी कम्युनिटी के अंदर उस वक्त भी लाखों लोग थे महार कम्युनिटी में, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर पढ़ पाए, मतलब पढ़ाई करना इतनी अनहोनी बात थी। या इस तरह के और एग्जाम्पल भी हमारे पास हैं। तो वो सारी कम्युनिटीज लगभग 100% निरक्षर थी। संविधान ने उनको अधिकार दिया, वो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, कि आप पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे आगे। पिछले 75 साल में उनकी 2-3 पीढ़ियां धीरे धीरे करके अब पढ़ गई, लेकिन पढ़ाई के बाद भी उनको वो हक नहीं मिल रहा है सिस्टम के अंदर जिनका अधिकार है। आरक्षण केवल नौकरी के लिए नहीं था आनंद जी, आरक्षण इसलिए भी था कि जो पावर संस्थाएं होती हैं उसके अंदर आपकी शेयरिंग हो। और आज 75 साल बाद जब ये कम्युनिटी सक्षम हो गई है तो इनको शेयरिंग देनी पड़ेगी। अगर आप शेयरिंग नहीं देंगे तो सामाजिक असंतोष पैदा होता है। उस असंतोष को रोकने के लिए जरूरी है कि वक्त रहते भारत का राष्ट्र इस काम को करे कि जो कम्युनिटियां पढ़ गई हैं, जो हजारों साल से जिनको मौका नहीं मिल रहा था, अब वो सक्षम हो गई हैं, उनको मौका देना पड़ेगा। वो मौका अगर नहीं देंगे आप, और उसके लिए भारत का राष्ट्र समयबद्ध तरीके से काम नहीं करेगा, तो हम ज्वालामुखी के मुहाने पे बैठे नजर आते हैं। इसलिए कास्ट सेंसस जरूरी है। और कास्ट सेंसस इसलिए भी जरूरी है, एक स्टडी की थी थोराट साहब ने, जो यूजीसी के चेयरमैन भी रहे, मैंने उनका देख रहा था। उन्हें करीब 9,000 वो लिए एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं जॉब्स के अखबार के अंदर, 9 या 10,000 लिए, और हर एक में 8-8 एप्लीकेशन डाली आनंद जी। हर एप्लीकेशन एक जैसी थी, केवल नाम अलग था। 8 एप्लीकेशन, सेम क्वालिफिकेशन, सेम एजुकेशन, सेम एक्सपीरियंस। एक में ठाकुर नाम, एक में ब्राह्मण नाम, एक में भूमियार नाम, एक में क्रिश्चियन नाम, एक में मुस्लिम नाम, एक में दलित नाम, एक में ट्राइबल नाम। इस तरह से 90% से ज्यादा कॉल केवल अपर कास्ट के बच्चों को आई, नामों पे आई, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम में मैनेजमेंट के अंदर केवल कुछ कम्युनिटीज हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी रास्ते बंद होते हैं बाकी कम्युनिटीज के। ये नहीं कि जीरो है, हम ये नहीं कहते जीरो है, लेकिन अगर आप एक के बाद एक सेक्टर को उठाइए, हमारे मीडिया में, मैं भी मीडिया में रहा हूं, राज्यसभा टीवी में मेरी कोशिश थी कि एससी और एसटी कम्युनिटी के बच्चे लाएं। हमने लगभग 1/3 पोजीशन मैंने खाली रखी थी, मिले नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग करके उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते ही नहीं थे। पूरे मीडिया के अंदर एक दलित संपादक नहीं है, किसी भी मेन चैनल में, किसी भी मेन अखबार के अंदर। ट्राइबल एक भी नहीं है, ओबीसी एक आध है। तो सवाल ये है कि ये मीडिया हो, प्राइवेट कंपनीज हो, सेक्रेटरीज हो, बैंक्स के टॉप मैनेजमेंट हो, उनमें इन कम्युनिटीज को अगर आप वक्त रहते
प्रतिनिधित्व तय नहीं करेंगे तो वो गुस्से में कन्वर्ट होता है। इसलिए कास्ट सेंसस की अब जरूरत है, इसलिए अब हम लगातार बात कर रहे हैं। हमने 2011 में किया था, बीजेपी ने बड़े ही हास्यास्पद तर्क देके उसको रिलीज नहीं किया था, ये बोल के कि कहा ये डाटा जो है ये क्लीन नहीं है। मतलब भारत जो पूरी दुनिया का बीपीओ इंजन है, पूरी दुनिया का बीपीओ और बैक ऑफिस प्रोसेसेस भारत से होते हैं, भारत एक्सेल शीट को क्लीन नहीं कर पाया और वो डाटा क्लीन नहीं कर पाया। इससे हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती है, पर वो बीजेपी करना नहीं चाहती थी। रही बात कम्युनल हार्मोनी की, कम्युनल हार्मोनी वो इशू है जिसपे आज की भारत की राजनीति डिवाइडेड है। कम्युनल हार्मनी के सवाल पे जो पार्टीज बीजेपी के साथ हैं वो डिवाइड एंड रूल को मानती हैं, बीजेपी डिवाइडेड रूल को मानती है, और बाकी पार्टीज ये मानती है कि भारत सबका है, सबका है, सबको साथ रहना है। और ये तो कॉमन सेंस की बात है आनंद जी, कि अगर किसी घर में भी कलेश होता है, वो घर तरक्की नहीं करता है, या उसके सभी लोग तरक्की नहीं करते हैं। तरक्की की पहली शर्त है शांति, सौहार्द, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो मुल्क हो। अगर आपके ऑफिस में आपके स्टाफ के अंदर सौहार्द नहीं होगा, वो डिवाइडेड होंगे, तो आपकी कंपनी नहीं आगे बढ़ सकती है। तो सेक्युलरिज्म वो सवाल है जिसके ऊपर बिल्कुल स्पष्ट हमारा स्टैंड है कि भारत की जो रूह है वो सेक्युलर है, और ये देश सबका है, सबको बराबर अधिकार की बात हम कर रहे हैं। तो ये इश्यू के ऊपर हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है, उसमें बिल्कुल साफ तरीके से हमने बोला है। और आखिरी बात आपने एक बोली थी, महंगाई, महंगाई, महंगाई तो मतलब इस पे क्या बोलना है। और हम और आपने, मैं आप उससे मैं सफर कर रहा हूँ। मैं तो अपने को कौन अपर मिडिल व्यक्ति है, क्लास, अपर मैं फिर से याद दिलाता हूँ आपके दर्शकों को, आपके दर्शक अपने परिवार में झांक के देखें। 2004 से 14 के बीच में इस देश का मिडिल क्लास बहुत बड़े पैमाने पे डेवलप हुआ, लोगों ने मिडिल क्लास में कदम रखा। हमारे सर्कल में 90% लोगों के घर में चाहे पहले गाड़ी, पहली कार हो, पहला एसी हो, पहली विदेश यात्रा हो, अच्छे स्कूलों में एजुकेशन की बात हो, वो दौर, या घर खरीदने की बात हो इंस्टॉलमेंट पे, ये 2004 से 14 के बीच में एक बड़े स्केल पे हुआ। 14 के बाद आपके घर में क्या सुविधाएं आई हैं आप खुद आकलन कीजिए, क्योंकि उसका वजह है कि महंगाई बढ़ रही है, कमाई नहीं बढ़ रही है। और कमाई अगर नहीं बढ़ेगी, मैंने जैसे पहले बोला, 2004 के अंदर एक अंडर सेक्रेटरी की ज्वाइनिंग सैलरी 17,000 थी, और 2014 के अंदर जब हम गए तो वो करीब 63,000 थी। 17 से 63,000 हुई, और आज लगभग 85,000 है। 10 साल बाद, 10 साल में तनख्वाहें बढ़ी नहीं है, ना सरकार की बढ़ी है, ना प्राइवेट की बढ़ी है, और महंगाई हर लेवल पे बढ़ी है। और महंगाई इसलिए भी बढ़ी है, एक तो महंगाई लिंक्ड होती है ग्रोथ से, चलो वो ठीक है, 28 लाख करोड़ पेट्रोलियम पे लगा दिया इन्होंने, महंगाई बढ़ेगी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आज भी मोदी जी कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी उपलब्धि रही। सड़क का हर 1 किलोमीटर इन्होंने टोल कर दिया है, उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। पूरा रेलवे के अंदर महंगाई बढ़ गई है, रेलवे के जो कार्टेज कॉस्ट है, महंगाई नहीं बढ़ेगी। महंगाई रोकने के जो तंत्र होते थे, हर एक को तो इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है, उसको मोनोपोलाइज करके दूसरों को दे दिया है। आज जो एयरपोर्ट्स बने थे, जो पोर्ट्स बने थे, एक एक करके सब प्राइवेट कर रहे हैं। उनके चार्जेस कहां पहुंच रहे हैं? वो सब जुड़ता है ना प्रोडक्शन लाइन में, हर एक चीज कंट्रीब्यूट कर रही है प्रोडक्शन लाइन के अंदर। तो सवाल ये है कि ये महंगाई अनायास नहीं हुई है, ये महंगाई नीतियों की वजह से है। और महंगाई इसलिए है क्योंकि आपने मार्केट में पैसा नहीं डाला। सरकार ने कोविड का टाइम हो तो पैसा निकाला, नोटबंदी का टाइम था तो मार्केट से पैसा निकाला। सरकार ने जितने भी कंपनीज थी उनको जो सुविधाएं दी, उनके एनपीएस माफ किए, वो सारा का सारा 14 लाख करोड़ रुपए का बर्डन वो बैंकों में ट्रांसफर हुआ, वो पैसा मार्केट से गया और वो कुछ हाथों में जा रहा है। और इस बात को लोग इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, मैं आपको, अगर मुझे 1 मिनट दें
तो मैं आपको एक जी, दर्शकों को एक डेटा बता सकता हूँ डेटा। जी, जी। 1 मिनट, क्योंकि नहीं, और किसी दिन मौका रहा सफल साहब तो एक दिन आपसे, क्योंकि मैं ये जो कॉम्युनल हार्मनी है ना, उस पे मैं एक दिन और आपसे बात करना चाहूंगा, लेकिन वो डिटेल देखिए, इसलिए मैं आपको कि एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि जी, 55 लाख करोड़ भारत पे कर्जा था 1952 से लेके 2014 तक, 2014। और 14 से 24 के बीच में 55 लाख करोड़ कर्जा बढ़ के अब 168 लाख करोड़ हो गया है। 55 लाख पूरे वक्त में हुआ और अब 168 लाख हो गया है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? इनकी नीतियों की वजह से तो हो रहा है। आपने टैक्स बढ़ा दिया, आपने जीएसटी बढ़ा दिया, आपने पेट्रोल डीजल पर 28 लाख करोड़ वसूल लिया, आपने पूरी दुनिया से कर्जा भी ले लिया, लेकिन कमाई नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई नहीं रुकी। और ये पैसा कहाँ जाता है? ये सारा पैसा गया कहाँ? मैं आईबीसी जो इन्होंने लॉ निकाला था बैंकिंग सेटलमेंट का, अब वो क्या करता है कि जो कंपनी, आनंद जी, जिसका एनपीए हो जाता है बहुत बड़ा, उसके एसेट्स को वो रिवैल्यू करके उसको दूसरी कंपनी को बेच देते हैं, और बैंक जो है अपने पैसे को फिर वो छोड़ता है। अब किस रेट पे बेचते हैं? जैसे एक सिवा इंडस्ट्रीज थी, 4,830 करोड़ का कर्जा था, सेटलमेंट कितने में हुआ? 138 करोड़ में। अगर आप रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की बात करें, 12,883 करोड़ का कर्जा था, सेटलमेंट कितने में हुआ? 2,043 करोड़ में। रोहित फेरोटेक का कर्जा 4,221 करोड़ था, सेटलमेंट कितने में हुआ? 496 करोड़ में। एएमडब्ल्यू मोटर्स का 4141 करोड़ था, सेटलमेंट कितने में हुआ? 202 करोड़ में। आप रुचि सोया 9,400 करोड़ का था, 5,000 करोड़ माफ कर दिए। पीरामिल का 1,64 करोड़ का था, ठीक है, उसमें 63,000 करोड़ माफ किए। भूषण स्टील का 35,सौ करोड़ में समझौता हुआ, 18,000 करोड़ माफ कर दिए। एसआर स्टील का 42,000 का कर्जा था, 19,000 माफ कर दिए। मतलब ये लिस्ट चलती रहेगी। तो जो आप बात कह रहे हैं महंगाई, महंगाई हवा में नहीं होती है। जब आप 14 लाख करोड़ कंपनियों का माफ कर देंगे, जब आप सड़क को टोटल प्राइवेटाइज करके टोल में कन्वर्ट कर देंगे, जब आप एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कर देंगे, उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग गिर जाएगी, जब आपके रेलवेज का फ्रेट बढ़ जाएगा, जब आपके डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा, जब आपकी इनपुट कॉस्ट किसानों की बढ़ जाएगी, जब आप उन चीजों पे भी जीएसटी लगाएंगे जो कि प्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है, तो महंगाई कहाँ रुकेगी? ये हमारा कहना है। मैं जब एक गरीब मुल्क से, आनंद जी, 3% ग्रोथ रेट थी, तो पूरे देश में कॉलेजेस बने, पूरे देश में पीएसयू बने, पूरे देश में कृषि यूनिवर्सिटीज बनी, पूरे देश में रिसर्च संस्थान बने, हम न्यूक्लियर पावर बन गए, हमने मिसाइलें बनाई, हमने 123 के करीब वॉरशिप बनाई, हमने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी बना दी, हम हम न्यूक्लियर पावर बन गए, हम स्पेस पावर बन गए, हम आईटी पावर बन गए, हम बायोटेक्नोलॉजी पावर बन गए। ये जब हम गरीब मुल्क थे, अब ये कहते हैं कि हम अमीर हो गए और हमारे पास किसी चीज के लिए पैसे नहीं। ये क्योंकि कांग्रेस से आपने प्रोग्राम शुरू किया था कि कांग्रेस से सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं ये जवाब दे रहा हूं कि एक गरीब मुल्क ये सब काम कर सकता है। ये कहते हैं हमने एम्स बनाया, वो एम्स तो क्या चलते नहीं है, ना वहां पे टीचर पूरे हैं, ना वहां पे फैकल्टी पूरी है, ना वहां पे सुविधाएं हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन आपके जितने दर्शक हैं, मैं कहता हूं अपने हेडक्वार्टर में देखिए, जिले हेडक्वार्टर में हर जिले में एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल होगा। ये उस गरीब देश ने बनाया जो आजाद हुआ था, आजादी के बाद बना है। हर जिले के अंदर बड़े बड़े प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल बने थे, वो किसने बनाए थे? हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर स्कूल पहुंचे, वो किसने बनाए थे? ये गरीब मुल्क ने बना दिए थे। आज हम अमीरी की दावा करते हैं और हम कहते हैं हम प्राइवेट हर चीज करेंगे, क्योंकि सरकार पे पैसा नहीं है, इसलिए सब कुछ बेचने की जरूरत है। पीएसयू बेच दो, सड़क बेच दो, रेलवे बेच दो, पोर्ट बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, सब कुछ बेच दो। तो ये हमारा शिकायत है इस सरकार से। सफल साहब, मैं खत्म करने से पहले एक आपके साथ शेयर कर लूं। एक इतना बड़ा, मैं इसको फ्रॉड और स्कैंडल बोलूंगा,
सरकार ने सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया। जो फ्री में दवा मिलती थी, अब वहां मतलब वो आपको ये सुन के ताज्जुब होगा, जिला अस्पताल में फ्री में दवा खत्म हो गई। और कोई साहब कोई मुझे आपसे शिकायत यह है कि इस पे चूक भी नहीं हुई भाई। आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुझे 60 साल से मिला हुआ था, उसको आपने एक झटके में पेड कर दिया। और सिर्फ कहीं कोई देखिए, हमसे शिकायत करना काफी नहीं होता है। लोकतंत्र तब चलता है जब जनता भी जागरूक होती है, जब मीडिया भी जागरूक होता है। लोकतंत्र केवल राजनीतिक दल के उस पे नहीं चलता है। राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है वो जागरूकता लाना। लेकिन हमारी कमजोरियां भी तो रही। ऐसा तो है नहीं कि जब हम इतने साल सत्ता में रहे तो हमारे अंदर कमजोरियां नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद हम हर लेवल पे लड़ रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर अगर कोई आवाज उठा रहा है तो केवल कांग्रेस पार्टी तो उठा रही है। मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात भी करता हूं। इन सब इश्यूज पे कोई कहां बोलता है? केवल कांग्रेस पार्टी बोलती है, केवल राहुल गांधी बोलते हैं, केवल हमारे अध्यक्ष खड़गे जी बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो बोलता है, बाकी तो कोई बात भी नहीं करता है। और ये बात मोदी जी समझते हैं। इसलिए मैं खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। उनको मालूम है कि वो जो कर रहे हैं उसके खिलाफ बेखौफ होकर, बिना बिके, बिना डरे केवल कांग्रेस बोलेगी। इसलिए वो अपने 10 साल एक ही प्रोजेक्ट में रहे। पहला काम किया, कांग्रेस को बदनाम करो, पूरे देश में भ्रष्टाचार के लेबल लगाया। 10 साल हो गए, अकूत पावर है मोदी जी के पास। 10 साल में एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। हमारे नेताओं को महीनों महीनों जेल में रखा। हमारे टॉप नेताओं को ईडी में समन किया कई कई बार। एक एक आरोप प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन बदनाम किया। दूसरा काम उन्होंने किया, जितने लोग जिनको की तंग किया जा सकता था उन पे एजेंसीज का इस्तेमाल किया, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया, उनको तोड़ा। तीसरा काम, पार्टी को भी तोड़ा। हमारी पार्टी तो टूटी नहीं, लेकिन बहुत सारी पार्टियां टूट गई। और चौथा काम वो जो कर रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं कि चुनाव लड़ने लायक ना बचे। 14 लाख रुपए कैश जमा हुआ 2017-18 में, एक जो कि हमारे एमपीज ने अपनी सैलरी दी थी। 199 करोड़ हमको उस साल चंदा आया था, उसमें 14 लाख कैश था। उसको लेके चुनाव के 3 हफ्ते पहले हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। पहले 65 करोड़ निकाल लिया, फिर 50 करोड़ निकाल लिया, अभी 19 करोड़ सुना और निकाल रहे हैं। सारा पैसा निकाल रहे हैं हम। एक पैसा नहीं, बिना पैसे के चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस पार्टी? कोशिश कर रहे हैं। और ये वो बीजेपी कर रही है, वो आईटी कर रही है जिसने बीजेपी के अकाउंट नहीं देखे। अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे और जिस पेज पे आज इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा है, उसी पेज पे पॉलिटिकल पार्टीज का ऑडिटेड कंट्रीब्यूशन अकाउंट भी है। हर पार्टी का ऑडिटर साइन करके उसको कहां कहां से पैसा आया वो रिपोर्ट देता है। बीजेपी की भी हर साल की रिपोर्ट उस साइट पे है, आप जाके देखिए। हर साल उनके यहाँ एंट्रीज हैं जिसमें ना देने वाले का नाम है, चेक का नाम नहीं है, नंबर नहीं है, वो नहीं दिखा। 5-5 लाख की एंट्री, 2-2 लाख की एंट्री, 50,000 की, बहुत सारी एंट्रीज है बीजेपी की। तो बीजेपी वो काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पार्टी का 14 लाख रुपए का कैश का कंट्रीब्यूशन को लेके पूरी हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को धत्ता बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस के अंदर गाइडलाइन दे रखी है कि जो ट्रिवियल क्राइम होते हैं या ट्रिवियल गलती होती है, छोटी गलती के लिए बड़ी सजा नहीं दी जा सकती है। और आप एक छोटी सी मिस्टेक के लिए कांग्रेस पार्टी को चुनाव से खारिज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ही इन बातों को लड़ेगी और उनको डर है कि ये पार्टी ना टूटेगी, ना उनके यहां सरेंडर करेगी। इसलिए हम ये बात भी कहना चाहते हैं, ये जो मर्जी करें आनंद जी, हमारे अकाउंट फ्रीज कर लें, हमारे नेताओं को तोड़ें, जो मर्जी करें, हम पूरे दमखम के साथ फिर भी इनको चुनौती देंगे। इस चुनाव को पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। ये बात मैं जरूर कहना चाहता था। सफल साहब, एक व्यक्तिगत प्रश्न खत्म करने से पहले, मैं गुरदीप सिंह सप्पल नाम के व्यक्ति को पहली बार तब जाना जब मैंने संविधान एक सीरियल आया था 8 अंक का, श्याम बेनेगल, एक्सेलेंट। मतलब मैं इस दर्शकों से कहूंगा कि आप अगर इस देश को समझना है तो संविधान सीरियल को जरूर देख लीजिए। 2 चीजें कहूंगा, भारत एक खोज देख लीजिए अगर हिस्ट्री समझनी है, और अगर इस मॉडर्न इंडिया को समझना है। और आप ही का वो ब्रेन चाइल्ड था, फिर आपने उसको किया, आपने राग देश भी बनाई। आपको कभी कभी नहीं लगता है कि गलत जगह फंस गए? वो सब ज्यादा क्रिएटिव था,
बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप देश के लिए कर रहे थे। करोड़ों लोगों तक संविधान को जिस तरह से पहुँचाया, आज की तारीख में ये ये तो आनंद जी, है। जी, जी। मेरा कोई इरादा फुल टाइम पॉलिटिक्स का था नहीं। राज्यसभा टीवी के बाद तो मैंने स्वराज एक्सप्रेस नाम से चैनल भी शुरू किया था अपने साथियों के साथ, और एक दिन अचानक से वो चैनल बंद कर दिया गया, और जो हमारे सबसे वरिष्ठ साथी थे विनोद दुआ, उन पे देशद्रोह का मुकदमा भी लग गया, और कोई आवाज उठाना मुश्किल हो गया इस देश के अंदर। तो ये तय किया कि देखिए, जब सब कुछ राजनीति ही तय कर रही है तो राजनीति में ही फुल टाइम आ जाए। मैं राजनीति के साथ जुड़ा था, कॉलेज टाइम से जुड़ा हूँ, छात्र राजनीति से जुड़ा हूँ, चुनाव तो छात्र राजनीति में भी देहरादून में लड़े अपने कॉलेज में। जी, तो छात्र राजनीति के टाइम से राजनीति के साथ परोक्ष रूप से या सीधे रूप से जुड़ा था, फुल टाइम नहीं था। लेकिन आज की हालत ये है कि मीडिया के अंदर कुछ कर पाने का स्कोप ही ये सरकार खत्म कर दी थी। अभी साहित्य अकादमी की 3 दिन का वो चल रहा था, कोई दिवस, और मेरे कुछ मित्र पूरे देश से आए हुए थे। वो मुझे बता रहे थे कि आज की तारीख में राइटर्स को लिखते हुए डर लग रहा है। पब्लिशर बुलाकर बोलता है कि आप बीजेपी के खिलाफ मत लिखो, आप सेक्युलरिज्म वर्ड मत इस्तेमाल करो, आप मानवीय संबंधों पे लिखो, आप नैतिकता के मूल्यों पे लिखो, आप समाज के कॉन्फ्लिक्ट को मत दिखाओ। और वो राइटर जो साहित्य अकादमी से जुड़े हुए हैं, उनके सिस्टम में कोई अवार्ड पाए हैं, कोई उनके सेमिनार्स में जाते हैं, जिनकी बुक साहित्य अकादमी ने छापी है, वो आज लिखने से डर रहे हैं। ये अभी मैं इसी 3 दिन की बात बता रहा हूं। ये मुल्क तो हमने नहीं बनाया था, हमने वो मुल्क बनाया था जहां पे आजादी है बोलने की। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी 1931 में कराची रेजोल्यूशन जब पेश हुआ था, ये क्लियर हो गई थी कि आजादी केवल राजनीतिक नहीं होती है, आजादी केवल मेरी प्रॉपर्टी की नहीं है, आजादी केवल मेरे धन को रखने की नहीं है, मेरे विचार भी मेरे धन है, मेरा विचार भी मेरी संपत्ति है। और आजादी अगर मेरी धन संपत्ति की रक्षा के लिए है, तो आजादी मेरे विचारों की संपत्ति की रक्षा के लिए भी है। और इसलिए 31 से लेकर संविधान बनने तक हर जगह हर वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता, उस समय जो स्वाधीनता सेनानी भी थे, तमाम नेता ये कहते थे कि आजाद भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। और उसी पीरियड में आरएसएस बना 25-26 में। आरएसएस का एक भी स्टेटमेंट 1952 तक आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां पे उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की है। वो केवल कहते थे एक व्यक्ति बोलेगा सब फॉलो करेंगे। आज जब वो सत्ता में आए हैं तो अपनी उसी फिलॉसफी को ला रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करने की जगह नहीं बची, तो हमने कहा वापस उस रूट पे जाएं, राजनीति जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दोबारा से इस देश के अंदर लाने की वायदा करेगा। जी। उम्मीद रखेंगे सफल साहब, उम्मीद करेंगे कि किसी दिन आप वापस उस क्रिएटिविटी में लौटेंगे, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत है। और मैं एक बात और इसलिए क्लियर कर दूं, कांग्रेस को जो लोग कांग्रेस से प्रश्न पूछते हैं, गुस्सा होते हैं उनसे, शायद उनको एक बड़ा कारण यह है कि उनको कांग्रेस की एक आखिरी उम्मीद लग रही है। तो जिससे उम्मीद है, जिससे थोड़ी आशा है, तो गुस्सा भी उसी से, प्रश्न भी उसी से पूछे जाएंगे। शायद एक कारण ये भी है, जो कभी कभी लगता है कि ये अनफाउंडेड है। कांग्रेस के बहुत से नेताओं को लगता है कि भाई हमसे ही क्यों, शायद आप आखिरी उम्मीद हैं, तो इसलिए आपसे लोग आनंद जी, बस उम्मीद इसका रखते मैं हैं, तो ये गुस्सा जरूर भी। बोलूंगा, मैं ये भी बोलूंगा, प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं। जेन्युइन प्रश्न को पूछने पे हमको कभी आपत्ति नहीं हुई, लेकिन इस देश में प्रश्न जो है वो प्रोपेगेंडा के तहत भी पूछे जाते हैं। वो प्रश्न मिसलीडिंग प्रश्न होते हैं, ठीक है। वो बीजेपी ने सुनियोजित रूप से किया है। कांग्रेस फ्यूचर की बात तो छोड़ दीजिए, पास्ट की बात भी छोड़ दीजिए, सिस्टम बनाया था जिसमें कि जवाब देना हम अपना धर्म मानते हैं। आज भी जहां जहां हमारी राज्य सरकार है, हमने क्या प्रश्न पूछने पे आजादी लगाई, कोई रोक लगाई है? भाई अब तो मोदी जी ने सबको सिखा दिया कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम इतने तो बुद्धिहीन नहीं है कि हम ये तरीके सीख नहीं सकते। हमारे पास भी सत्ता है, राजस्थान में रही, मध्य प्रदेश में रही, छत्तीसगढ़ में रही, अभी कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है। तो ये तरीके हम सीख सकते हैं ना। ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं है कि जो मोदी जी कर पा रहे हैं वो कांग्रेस नहीं कर पाती।
हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारी फिलॉसफी उसकी इजाजत नहीं देती है। हम लोकतंत्र इसलिए विश्वास करते हैं कि प्रश्न पूछने की आजादी रहे, आम व्यक्ति को रहे, मीडिया को रहे, वो आजादी हम अपने राज्यों में कायम रखे हुए हैं, इसलिए हम इसका बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन प्रश्न की आड़ में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उससे हम लड़ना चाहते हैं, और वो हम सिर्फ हम नहीं लड़ रहे हैं आनंद जी। इनफैक्ट चाहे इंडिपेंडेंट पत्रकार हो, चाहे आम नागरिक हो, वो अपने घरों के अंदर लड़ रहा है। वो हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य भी नहीं है, उसने कभी टिकट नहीं लेने आना, उसने कभी हमारे प्रचार के लिए भी नहीं आना है। वो अपने ऑफिस के अंदर लड़ता है। वो महिलाएं, वो पुरुष अपने घरों में लड़ रहे हैं, वो अपने स्कूल कॉलेजेस के ग्रुप में लड़ रहे हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई एक बीजेपी का आता है और अगर 10 लोग जवाब देते हैं तो 4-5 जो है उससे लड़ते हैं। वो तो कभी कांग्रेस के साथ नहीं कुछ उम्मीद करते। वो इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो इस डिक्टेटरशिप और ये जो फिलॉसफी है इससे सहमत नहीं है। और ये देश सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, ये देश उन्हीं लोगों की उम्मीदों के सहारे आगे बढ़ेगा। क्योंकि 140 करोड़ हम लोग हैं, हम डिवाइड एंड रूल करके रूल तो कर सकते हैं, डिवाइड एंड रूल करके फ्लरिश नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया तो सोने की चिड़िया को दुनिया का सबसे गरीब देश बना दिया। मोदी जी भी डिवाइड एंड रूल करके रूल कर सकते हैं, लेकिन भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि 14 से लेकर 24 तक तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं। यही वजह है 14 से 24 तक नौकरियां नहीं मिल रही हैं। टोल रोड बन सकती है क्योंकि वो तो पैसा उधार लेना है और आपकी जेब से काटना है, ये दिखाने को हो सकता है। यही वजह है कि 14 से 24 तक हर संपत्ति को भारत की बेचा जा रहा है, और इसके पहले गरीब भारत ने हर संपत्ति बनाने की ताकत दिखाई थी। तो ये डिवाइड एंड रूल से तरक्की नहीं आती है, डिवाइड एंड रूल से केवल रूल होता है। और कांग्रेस पार्टी चूंकि आजादी से निकली पार्टी है, हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं, हम नेशनल इंटीग्रेशन के लोग हैं, हम राष्ट्रीय एकता को मानते हैं, हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, और हम चाहते हैं जो जैसा है वैसा रहे कि भारत के लिए एक रहे। इसी से भारत की तरक्की होगी। इसी वजह से भारत सबसे गरीब मुल्क से 2014 आते आते दुनिया के टॉप 5 मुल्कों में शामिल हो गया था। वो अपने आप नहीं हुआ था ना, वो मोदी जी ने नहीं किया था। जी जी। सपना, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है ये इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे, क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे लोगों की, और मैं इसको बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि ये संवेदना खत्म होती जा रही धीरे धीरे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू।